आनंद रंगनाथन, टी राजा सिंह, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तौरसेकर, सुधांशु त्रिवेदी, अजय रैना आदि अचिंत और कई अन्य वक्ता, आपके सभी पसंदीदा स्पीकर्स आपको मिलेंगे एक मंच पर। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 7, 8 और 9 नवंबर। जी हां, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। हमने एक धन राशि तय की है जिसका टारगेट आपको ही पूरा करवाना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबा रामदास जी, जो इस समय बिहार में पदयात्रा के लिए निकल पड़े। और इस समय आप देख रहे हैं तो बाबा जी पटना में बैठे हुए हैं और साथ में अवनीश जी भी हैं। तो मुझे पता नहीं अवनीश जी कहाँ से हैं इस समय, दिल्ली से? मैं लखनऊ से हूँ सर। लखनऊ से हैं, तो अवनीश जी लखनऊ से हैं। और मैं आज आपसे एक बड़ा रोचक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बाबा जी से पूछूंगा सबसे पहले, आज की डेट में यदि मोदी जी मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दें तो क्या होगा? सर, आज की तारीख में मध्यावधि चुनाव का मतलब है वापस 350 सीट। 350 सीट अकेले बीजेपी की या कि एनडीए? एनडीए 350। ये जो बिल संविधान संशोधन वाला लाया गया है, जो कि मोदी जी को अच्छी तरह से पता है कि इसमें 2/3 नहीं मिल रहा उनको, तो ये इसीलिए तो नहीं लाया गया है कि साहब की मध्यावधि चुनाव के लिए पूरा एक बनाया जाए एक बैकग्राउंड। सर, मुझे नहीं लगता कि मोदी अभी वैसे मध्यावधि चुनाव में जाना चाहेंगे, क्योंकि सरकार को ना तो कोई खतरा है, ना कोई मुझे जरूरत महसूस हो रही है। पूरे देश में पॉजिटिव माहौल है। इस वक्त पूरा का पूरा विपक्ष जो है बैकफुट पे है। इनका ये जो वोट चोरी वाला जो अभियान है, ये बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गया। सर, मैं आपको बिहार की अभी तक जो मैंने जितना देखा उसकी रिपोर्ट दे सकता हूं। और इस वक्त तेजस्वी बहुत बुरी तरह कंफ्यूज्ड हैं, बहुत बुरी तरह। उनको एनडीए अलायंस वालों को एक कंफ्यूजन ये हो गया है कि यार हम कहीं राहुल के ट्रैप में तो नहीं फंस गए। राहुल ने एक कच्चे घड़े पे बैठा के हमको तैरा दिया, हम तैर गए। हमें पता नहीं था कि ये आदमी इतनी जो है मूर्खतापूर्ण फैक्ट्स और बिना तैयारी के ये कूद जाएगा। और इसके फैक्ट चेक करके लोगों ने 10-10 मिनट में इसके सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। तो आज इस वक्त बिहार में जो सेंटिमेंट है ना, राजद का कार्यकर्ता और राजद का नेता और राजद का वोटर पूरी तरह कंफ्यूज्ड है कि यार ये क्या कर दिया तेजस्वी ने। एक तो इस आदमी को ड्राइविंग सीट में बिठा दिया इस वोट अधिकार यात्रा में, पब्लिक आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि पब्लिक डोंट कनेक्ट विद दिस मुद्दा। हमने कई लोगों से पूछा, सबसे पहला हमारा सवाल ये होता था, यहाँ भैया वोट बचल की कटल, बुला रहे ऐसे कैसे वोट कट जाए? बाप कमाल है, ऐसे कैसे हमारा वोट कट जाएगा? तो मैंने पूछा, राहुल जी कह रहे हैं पागल है, पगला है। तो सर आरजेडी का जो कार्यकर्ता है ना, वो बड़ा कंफ्यूज है कि यार तेजस्वी लालू को हुआ क्या है कि ये एक लालू जी तो बहुत ही समझदार हाँ पॉलिटिकल नेता माने जाते हैं, बड़े समझदार राजनीतिज्ञ। कम से कम राजनीति में उनका सानी नहीं है, ऐसा लोग मानते रहे हैं एक समय पर। हालांकि बेचारे 20 साल से तो बाहर ही है। तो सर ये मुद्दा पूरे देश में कहीं चल नहीं रहा और मोदी इज वेरी स्ट्रांग। मोदी का जो सपोर्ट बेस है वो कहीं से हिला नहीं है। मोदी की जो नेशनल इंटरनेशनल रेटिंग है वो
मुझे लगता है पहले की तुलना में और बढ़ी है। मोदी और सशक्त नेता बन के उभरे हैं, न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से। मोदी ने जिस तरीके से ट्रंप को पटखनी दी है, मोदी हैज बिकम अ वेरी पावरफुल लीडर ग्लोबली। तो ऐसे में सर मोदी को किसी किस्म के मध्यावधि चुनाव की जरूरत ही नहीं। ये सरकार बाकायदे अपना कार्यकाल, और सर मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ 240 सीट के बावजूद ये कार्यकाल जो है मोदी का पिछले 2 कार्यकाल से ज्यादा सफल लग रहा है। तो वाई शुड मोदी टेक सच अ डिसीजन? बाकी अवनीश भाई बताएंगे। अवनीश जी से ये पूछ रहा हूँ कि साहब की चर्चा चलती रहती है कि साहब की ये जो विदेशी शक्तियां हैं वो भाजपा में सेंध मारने वाली हैं, भाजपा के लोगों को तोड़ेंगी, नायडू को तोड़ेंगी और नीतीश को तोड़ के और विपक्ष की सरकार बनाएंगी। तो ऐसे में यदि मोदी मध्यावधि चुनाव करा के ये सारी चर्चाएं बिल्कुल समाप्त करा दें, तो क्या आपको लगता है कि ये एक उचित विचार बिंदु नहीं है? जी सर, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 130वां संविधान संशोधन बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके जरिए या इस पर पोलिंग करा के और इस पर सरकार की कोई नंबर्स की स्थिति क्लियर करके और वो मध्यावधि चुनाव के लिए चले जाएं, तो सर ये बिल मोदी जी विपक्ष को बेइज्जत करने के लिए लाए और जिसको कहते हैं कि मतलब बिल्कुल बीच शरेआम चौराहे पे पूरे देश के सामने आप कल्पना कर लीजिए कि पूरे विपक्ष को वो संसद चौराहे पे, संसद मार्ग के चौराहे पे खड़ा करने वाले हैं और कर दिया उन्होंने, और एक एक कपड़ा उतार के बेइज्जत करने का ये बिल है। सर ऐसा कौन सा बिल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है जिसके पास अब कम से कम चाहे लोकसभा में या राज्यसभा दोनों में कोई भी बिल पास करा लेने के नंबर्स हैं, लेकिन ये बिल लाने के बाद कौन सा ऐसा बिल है जिसको पेश करके लिस्टिंग के समय ही उस बिल में ये लिख दिया जाए कि ये जेपीसी को जाएगा? ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। होता जनरली क्या है कि जब कोई बिल पेश होता है, जब उस पर वोटिंग की नौबत ही नहीं आ पाती है, विपक्ष बहुत ज्यादा हंगामा करता है, तब फिर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाती है कि भाई ठीक है चलो जेपीसी में जाओ। इस बिल के साथ जो स्पेशलिटी है वो यही थी कि जब इंट्रोड्यूस किया इस बिल को अमित शाह ने, तो उसी समय उसके इंट्रोडक्शन और लिस्टिंग के समय ही था कि ये जेपीसी में जाए, यानी सरकार का इरादा साफ था कि तुम हंगामा करो या न करो, हम इसको जेपीसी में भेजेंगे। अब जेपीसी में भेजने का मतलब क्या है? हम लोगों ने वक्फ या दर्शक वक्फ का याद कर लें। जेपीसी एक मिनी संसद होती है, संसद में तुम कार्रवाई चलने नहीं देते हो, हंगामा करते हो, बहस उल जलूल होगी, चुम्मा चाटी के एक्शन करेगा राहुल गांधी, कभी हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के निकल आएगा, यानी गंभीरता विपक्ष ने संसद में कार्रवाई या चर्चा की उसको समाप्त कर दिया है। लेकिन इसके ठीक उलट सर, जेपीसी में शांत माहौल में चर्चा होती है। ये अलग बात है क्योंकि कल्याण बनर्जी जाएगा तो शीशा फोड़ देगा, ग्लास फोड़ देगा, ये भी विपक्ष का एक चरित्र है, लेकिन कम से कम वो डॉक्यूमेंट होता है पूरी तरह, ठीक संसद की तरह डॉक्यूमेंट होता है, मिनट टू मिनट डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन इस बिल पर जो ये कहता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, बना प्रधानमंत्री एक समय में तो एक ही होंगे, अगर किसी मामले में जेल जाते हैं तो 31वें दिन उनका पद जो है वो समाप्त हो जाएगा, मतलब वहां से हट जाएंगे। अब सर इस पर विपक्ष अगर जेपीसी में बैठ के ये कहता है कि नहीं हम इसके खिलाफ हैं, तो आप बताइए कि नरेंद्र मोदी बेइज्जत नहीं कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? वो सर अगले 4 साल बेचेंगे इस चीज को, और उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी गया में, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, गया में भाषण खत्म हुआ है उनका। अच्छा, अब उनके मैंने सुना पास, नहीं, बताइए क्या बोले? सर बाकी तो वो तमाम बोलते हैं, लेकिन इसको इन्होंने बाजार में उतार दिया कि हम ये चाहते, और बिहार की धरती से उतारा है सर, जहां लालू प्रसाद यादव चारा मामले में जेल गए, अपनी पत्नी को खड़ाऊ शासन दे के गए, लेकिन कम से कम लालू प्रसाद यादव ने
ये सुचिता बरकरार रखी थी कि वो जेल के अंदर से जाके सरकार नहीं चलाए, राबड़ी जी को दे गए। लेकिन सर, चूंकि इस देश में एक ऐसा मौका देख लिया गया अरविंद केजरीवाल का, जिस आदमी ने वह भी करके दिखा दिया, अब इसके बाद ये जरूरत महसूस की जा रही थी और बड़े आराम से अरविंद केजरीवाल जब जेल से सरकार चला रहे तो उसी समय इस तरह का बिल पेश कर सकती थी सरकार। ऐसा नहीं था कि नंबर्स उनके पास नहीं था, लेकिन नहीं, सरकार इस बिल को पास कराने से ज्यादा इसको राष्ट्रीय विमर्श के पटल पर लाना चाहती है। इसीलिए पहला तो सेशन के अंतिम दिन लेके आए बिल। यानी कि आप ये बताइए, अगर सरकार की मंशा होती कि ये बिल हम पास करा लें या इस पर अच्छी खासी बहस इनिशिएट करा लें, तो संसद के सत्र के अंतिम दिन लाने की क्या वजह हो सकती है? तो साफ है कि ये सरकार एक स्टैंड ले रही है और एक नरेटिव यह स्थापित कर रही है, देश के विमर्श के केंद्र में ला रही है कि देखो, विपक्ष भ्रष्टाचार के पक्ष में है और यहां पर न इनको उगलते बनेगा न निगलते बनेगा। इंट्रोडक्शन के समय ही जेपीसी इंट्रोड्यूस कर दिया और जेपीसी में भेज भी दिया। सरकार को इस बिल को पास कराने की चिंता नहीं है, ये साफ दिखाता है। इसको राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनाया, प्रधानमंत्री ने इसका आगाज कर दिया, आज शुरुआत कर दिया। सर, अब कम से कम एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कथित रूप से जो अपने आप को कहता था, अरविंद केजरीवाल, जिसने विधानसभा की हाउस मर्यादा को ताकतार किया, दिल्ली की विधानसभा सालों साल सस्पेंशन मोड में चलती रही, कभी समाप्त नहीं होता था सेशन, केवल अगले के विश्वमन के लिए कि जब चाहे तब वो हाउस खुलवा के और वहां पर अपनी विश्वमन करते थे। भारतीय राजनीति में जब से यह विपक्ष तैयार हुआ है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, तो विपक्ष का आचरण इस अव्वल दर्जे का गिरा हुआ है, चाहे वो विरोध की विधानसभाएं रही हों और चाहे लोकसभा या राज्यसभा रहा हो सेंटर का। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार या इस सरकार को एक सुचिता का स्तर फिर से, और ये संदेश अगले 4 सालों में मैं कहता हूं पास नहीं होगा, अगले सेशन में भी आप देखिएगा सर। मैं कह रहा हूं कि ये सरकार इस बिल को पास कराने में तनिक भी इंटरेस्टेड नहीं होगी। जेपीसी में आराम से जाएगा, साल, सवा साल, 1.5 साल तक, कम से कम हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, हर महीने में 8-10 बार इस पर चर्चा होगी और विपक्ष शर्मसार होगा। और दूसरी बात सर, नरेंद्र मोदी जी को मध्यावधि चुनाव की क्या आवश्यकता है? सर, नरेंद्र मोदी जी को आप किसी भी समय चुनाव लड़ा दीजिए, चुनाव तो वो जीत जाएंगे सर। आप किसी समय 27 240 से 340 में फर्क है ना? नहीं, फर्क है सर, फर्क बिल्कुल है, मैं मानता हूं आपकी बात। लेकिन सर, नीतीश कुमार जो पलटी बहादुर के रूप में जाने जाते हैं, सर, ऐतिहासिक रूप से नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के बाद अगर किसी व्यक्ति ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है तो वो नीतीश कुमार हैं। आश्चर्य होना चाहिए लोगों को। मौलाना ने 4 बार, लगभग ये कहिए कि 4.5 बार, 4.5वीं बार वो हाथ बढ़ा के फिर रुक गए, टोपी पहनाने का प्रयास किया और नीतीश कुमार ने टोपी नहीं पहनी। चंद्रबाबू नायडू, जिनको ये कथित रूप से दूसरी बैसाखी कह रहे थे नरेंद्र मोदी की, आप उनकी तरफ से इनिशिएटिव देख लीजिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है सर कि 240 में अब तक, जैसे बाबा जी ने कहा, कि सबसे मजबूत दिख रहे हैं, चाहे आप राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर देखिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देख लीजिए। तो मुझे नहीं लगता सर नरेंद्र मोदी जी को किसी मध्यावधि चुनाव की आवश्यकता है। और ये तो बिल केवल और केवल सर बिज्जत, जैसे नहीं कहते हैं बैठा दीजिए और बार बार चाटा मारिए, फिर चले जाइए, घूम के काम वाम करके आइए, फिर एक बैठा, फिर एक चाटा मारिए। ये बिल विपक्ष के लिए यही काम करेगा। नरेंद्र मोदी, पूरी भाजपा लगातार चाटा मारेगी, हाउस में, हाउस के बाहर, राजनीतिक मंचों पर। और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी, दहाड़ के बोले हैं कि ये चोरों के साथ हैं, चोरों को बचाने के चक्कर में है, इसलिए हम बिल लाए जिसमें मेरे को भी हटा दिया जा सकता है, और फिर भी ये हंगामा कर रहे हैं। तो सर, ये बड़ा अच्छा एक मूव है सरकार का, और अगर पास हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हाँ, पास हो जाता है तो इससे अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल। और बिहार चुनाव तो अब बिल्कुल परवान चढ़ रहा है
और बाबा जी पटना में हैं, तो हम इनसे और पूछ लेते हैं कि साहब के चुनाव में आपको क्या दिख रहा है अभी तक? म्यूटेड है आप। इस चुनाव से पहले ये जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया और इसी मुद्दे को लेकर ये बिहार में चल पड़े, तो सबसे पहले तो ये मुद्दा बिहार में है नहीं। आज बिहार के कई लोगों से हमारी जब बात हुई तो सब लोगों ने एक ही बात कही कि इस बार विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। तो मैंने पूछा चलो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, आम जनता से कोई कुछ हमें युवा मिल गए थे, कुछ बच्चे मिल गए, हमने पूछा चलो उनका छोड़ो, तुम अपना बताओ तुम्हारा क्या मुद्दा है। बोला जी प्रदेश में सुख शांति बनी रहे और जो राष्ट्रीय विकास का माहौल बन रहा है, जो नेशनल एजेंडा है सरकार का, वो चलता रहे, बाकी काम हम स्वयं कर लेंगे। कहते देश में सुख शांति बनी रहे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चल रहा है वो चलता रहे और बिहार में पीसफुल एटमॉस्फेयर रहे, लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, बाकी काम हम स्वयं कर लेंगे। ये वहां के यूथ की आवाज है। बाकी जो बुजुर्ग हैं उनको उन्होंने एक बात जरूर कही, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? कहते जी बहुत अच्छी। मैंने कहा बिजली पानी बगैर एकदम टनाटन, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूछा कि अगर तेजस्वी वापस आते हैं, लालू प्रसाद की पार्टी वापस आती है, तो क्या वापस जंगल राज आप आ जाएगा, वाकई आ जाएगा? कहते हाँ जी आ जाएगा। मैंने कहा क्या उसी लेवल का आ जाएगा? कहते उस लेवल का बेशक ना है, परंतु कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ते देर नहीं लगेगी। और हम समझते थे कि यूथ जो है उसको क्या मालूम जंगल राज क्या होता है, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज का यूथ सर इतना इन्फॉर्म्ड है, वो अपने बुजुर्गों से पूछता है कि ये जो जंगल राज है ये क्या होता है, तो लोग बताते हैं। बच्चों को आज हम एक चाय की दुकान पे बैठ गए, वहां बच्चों से बात करने लगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमने जंगल राज की सारी कहानियां सुन रखी, वी नो एवरीथिंग एंड नोबडी वांट्स टू रिपीट देम। तो तेजस्वी को वापस लाने की गलती बिहार नहीं करने जा रहा है। और सर अभी तो हालांकि प्रारंभिक दौर है, अभी हमको पूरा बिहार घूमना बाकी, अभी तो आज हमारा फर्स्ट लेग था, पहला दिन था बिहार में। पर सर जो मुझे समझ में आ रहा है, आज तक का वर्स्ट परफॉर्मेंस, सबसे खराब स्थिति में तेजस्वी यादव हो सकते हैं इस चुनाव के बाद। मैंने पूछा एक लड़के से, वो यादव था लड़का, मैंने पूछा कि एक बात बताओ, ये लोग कह रहे हैं कि ये अंतिम मौका है, अगर इस बार तेजस्वी सीएम नहीं बने तो फिर जीवन में कभी नहीं बनेंगे। तो लड़का कहता है कि उनको बनना भी नहीं चाहिए, उनके अंदर, हाँ उनको बनना भी नहीं चाहिए। वो यादव था लड़का। तो मैंने पूछा क्यों? कहते जी इस प्रदेश में अगर इन्वेस्टमेंट लेके कोई आ सकता है तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ही ला सकती है, मोदी जी ही ला सकते हैं। अगर इंडस्ट्रीज आएंगी तो मोदी जी की वजह से आएंगी, तेजस्वी के बस का नहीं है। तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज ही लेके आएंगे। तो सर आज के इस जमाने में जबकि दुनिया इतनी इन्फॉर्म्ड है, तो कोई स्कोप ही नहीं है सर। अब मैं बता रहा हूं आपको, क्लीन स्वीप होगा, क्लीन स्वीप। जी क्लीन स्वीप। अवनीश जी आप भी वैसे तो चूंकि गोरखपुर के हैं तो बगल में ही है बिहार के, उधर क्या सूचना आ रही है? बिल्कुल सर, हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं बिहार से हैं, वो कहते हैं कि उनका बिहार जो है वो लखनऊ तक जाता है, तो फिर तो गोरखपुर एकदम सेंटर आ गया। वो कहते हैं साहब कि उनका बिहार जो है वो लखनऊ तक जाता है। सर देखिए, बाबा जी ने जो बात कही वो तो ग्राउंड आपको पहली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि राहुल गांधी बिहार में उतर के मैदान में उन्होंने बिहार के चुनाव को
खुद वर्सेस नरेंद्र मोदी बना लिया, जबकि होना क्या चाहिए था। अब से 2-3 महीने पहले बिहार में तेजस्वी के फेवर में एक हवा थी, वो हवा असली थी, फर्जी थी, ये बात दीगर है, लेकिन एक हवा थी। क्यों? क्योंकि सामने नीतीश कुमार का खराब स्वास्थ्य, उनका पॉलिटिकल रूप से अजीब अजीब तरह की हरकतें, उनके मंत्री अधिकारियों और एक चीज और, क्राइम को लेके 2-3 घटनाएं जो हो गई, उसको लेके वहां पर एक माहौल बना लिया गया और यहां तक नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास हुआ कि भाई साहब, आप जिसको जंगल राज कहते हैं, लालू का जंगल राज, तो ये नीतीश का जंगल राज, ये टर्म उपज गया था कि नीतीश का जंगल राज। लेकिन ये सब कुछ स्थानीय राज्य सरकार, उसके मुख्यमंत्री, हालांकि ये सही है कि बीजेपी उनकी पार्टनर है, सम्राट जो है डिप्टी सीएम है, लेकिन फ्रंट पर नीतीश कुमार थे और सामने तेजस्वी थे। भला हो राहुल भैया का, ऐसे ही थोड़ी ना लोग उनको जो है वो भाजपा का स्टार प्रचारक कहते हैं। पहले उन्होंने एसआईआर का मुद्दा बनवाया तेजस्वी से, क्यों? क्योंकि अब जब खुल के आ रहा है संजय कुमार सीएसडीएस, ये एक लंबी प्लानिंग थी और इसके लिए ये प्लानिंग महीनों से राहुल गांधी कर रहे थे। जब इनकी माताजी ने आर्टिकल लिखा घोस्ट राइटिंग से, ये खुद आर्टिकल लिख बैठे, मतलब किससे लिखवाया, तो ये बड़ा, जैसे राहुल गांधी को रात में वो सोते हैं तो उनको लगता है यार कुछ बड़ा करो, मैं तो कुछ, मतलब मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं छोटी छोटी चीजें थोड़ी ना करूंगा। तो कभी राफेल उठाया, कभी अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री, मतलब चौकीदार चोर है, तो इस बार जो है फिर वोट चोर है भाई। तो एक बड़ा सपना, एक बड़ी फिल्म लेके आए वो कथानक। अब उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा साइड हीरो हो जाओ तेजस्वी, तुम एक काम करो, बिहार से एसआईआर का विरोध करना शुरू करो। तेजस्वी ने शुरू कर दिया साहब। उस समय तक तेजस्वी को यह कहानी नहीं पता थी कि ये अगला बंदा हमको इतना बुरा फंसाने जा रहा है। तेजस्वी ने शुरू किया, लेकिन राहुल गांधी ये बिहार में उतरने के बाद इन्होंने पूरा बिहार का माहौल राहुल गांधी तेजस्वी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना दिया। अब मुझे ये बताइए आप कि अगर तेजस्वी वर्सेस नरेंद्र मोदी आप चुनाव कर देंगे, राहुल खुद जो कि शतक लगाने से आगे बढ़ रहे हैं अब चुनाव हारने का, वो अपने बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव कर देंगे। जो कुछ भी एंटी इनकॉम्बेंसी या बढ़ती उम्र या अक्षमता की नेगेटिविटी नीतीश सरकार के प्रति बनी थी, वो सब धो पोंछ के बराबर कर दिया राहुल गांधी जी ने। और अब स्थिति ये है कि जो 2-2.5 महीने पहले एक हल्का माहौल ही सही बना था तेजस्वी के लिए, उसको खा पी के पचा बैठे। और आज की स्थिति बिल्कुल यही है कि जो सच था बिहार का, हम लोगों ने पिछली बार भी, आपने बिहार का जिक्र किया था तो यही बताया था, बिहार का जो कुछ असली सच था वो निखर के बिल्कुल जैसे होता है कि पहली दूसरी बारिश के बाद एकदम बिल्कुल चमक के साथ सामने दिखाई दे रहा है, वही सच बाबा जी को वहां ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो लगता है कि लालू जी ने आज जो कहा है, हालांकि सोचिए क्या स्थिति हो गई है। लालू जी ने प्रधानमंत्री का बोध गया का दौरा, आज प्रधानमंत्री बोध गया पे 12,000 करोड़ रुपए के लगभग की योजनाओं का उन्होंने अपना काम किया है वहां पर। और लालू से नहीं रहा गया। लालू अब तक चुप थे, एक दिन गाना गा के चले गए थे, हैं, लगा चुन क्या झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता, मतलब वो अपने स्टाइल में। लेकिन आज लालू को फिर कूदना पड़ा और लालू ने कहा कि नरेंद्र मोदी पिंडदान करने आ रहे हैं। सर आप बताइए, जिस देश में सनातन संस्कृति का ये मतलब अपना, मैं इसको कह सकता हूं कि एक जागरण काल है, उस दौर में पिंड का दान, मंच पर हवन कुंड में बैठ के पूजा पे बैठ के जूता पहन के और इस तरीके से हवन में आहुति डालना, और तो और बाबा अंबेडकर जी को जूते के पास बैठाना, तो ये सब अनाप शनाप चीजें हो रही हैं। और थैंक्स टू राहुल जी, इन्होंने खुद के तेजस्वी के सामने नरेंद्र मोदी को खड़ा कर दिया। नीतीश जी तो अब मौज ले रहे हैं, इसीलिए देखिए आप एकदम आनंद ले रहे हैं, टोपी नहीं पहन रहे हैं, शानदार। एक पुस्तक है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, 2018 में उनका कालवास हुआ, जीन शार्प। उन्होंने एक किताब लिखी,
हाउ टू स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, और उसमें एक चैप्टर है 198 वेज ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन या 198 वेज ऑफ रिजीम चेंज। आप बड़े दिनों से सुन रहे होंगे, योगेंद्र यादव भी बोलता रहता है, इधर उधर भी बोलते रहते हैं कि साहब की ये रिजीम चेंज, और योगेंद्र यादव तो साफ साफ कहता है कि हमें तो बांग्लादेश स्टाइल में जाना है। तो ये जो रिजीम चेंज का जो किताब लिखी है ना, उसमें रिजीम चेंज का जो चैप्टर है वो 198 वेज, उसमें एक समस्या है, क्योंकि वो जो मेथड्स हैं उसमें जो कि भाई साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, फिर फिजिकल इंटरवेंशन, फिर सोशल इंटरवेंशन, फिर इकोनॉमिक इंटरवेंशन, और तब जाके है पॉलिटिकल इंटरवेंशन। अब ये भाई लोग तो सीधे पॉलिटिकल इंटरवेंशन पे पहुंच गए, क्या कहेंगे आप म्यूटेड है। संजय सर, मैंने आज एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपको पता है, मैं आई एम ए वेरी कीन ऑब्जर्वर। मैं लगभग काफी लंबे समय के बाद इधर बिहार में गया हूं। सर, बिहार में मुझे पहली बार प्रोस्पेरिटी दिखाई दी। जो प्रोस्पेरिटी के मेरे पैरामीटर्स हैं कि गांव में किस क्वालिटी के मकान बन रहे हैं और मकान की फिनिशिंग कैसी है। सर, आम तौर पे आज तक अवनीश भाई मेरी इस बात को हाँ में हाँ मिलाएंगे कि पूर्वांचल में सर मकान का मतलब होता था किसी तरह एक सीमेंट से जोड़ के एक कमरा खड़ा कर लिया, उसका फर्श भी कच्चा रहता था, बाहर से प्लास्टर होने में उसको 20 साल लग जाते थे, किसी तरह एक रूम बना लिया, उसको घर बोलते थे। सर, आज अगर आप बिहार में गांव में चले जाएंगे ना, तो पूरी तरह से फिनिश्ड और फर्निश्ड, अच्छे डिजाइन के, विद गुड आर्किटेक्चर, विद अ वेरी गुड डिजाइन। अच्छा, एक चीज और सर, पूर्वांचल में लोग घरों में खिड़कियां नहीं बनाते थे, सिर्फ एक मेन गेट बहुत मजबूत रखा जाता था, पूरे घर में खिड़की नहीं बनाई जाती थी गांव में। क्यों? क्योंकि डर होता था सेंध लग जाएगी, डकैती पड़ जाएगी, खिड़की को कमजोरी माना जाता था। सर, आज मैंने देखा, अच्छा मुझे याद है जब मेरे फादर ने गांव में मकान बनाया तो मेरे ताऊ जी ने और लोगों ने बड़ा विरोध किया था कि अरे इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां लगा रहे हो घर में। सर, आज बिहार में लोग जो है मॉडर्न हाउसेस बना रहे हैं गांव में। इसका मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर का, जो जंगल राज का जो डर था ना लोगों के मनों से। अच्छा, दूसरी एक चीज और, लोग अच्छा घर, अच्छा लाइफस्टाइल, गाड़ी घोड़ा इसलिए भी नहीं रखते थे कि अपहरण करने वालों की निगाह में आ जाएंगे कि अरे यार इनके पास तो बहुत पैसा है, बहुत बढ़िया गाड़ी चढ़त हुआ, बहुत बढ़िया घर बनौले हुआ। तो सर, लोग अपनी वेल्थ को शो ऑफ नहीं करना चाहते थे, रिस्क नहीं लेते थे। आज अगर आप बिहार के गांव में चले जाएंगे, हालांकि अभी तो मैंने सिर्फ एक कोना देखा है बिहार का, पर जितना 200 किलोमीटर हम फिर भी चल चुके हैं बिहार में, सर गांव में अच्छे घर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, लोगों के कपड़े पहनने का ढंग, लोगों के घरों में जो गाड़ियां खड़ी हैं, जिन बाइक्स पे बच्चे चल रहे हैं, बच्चियां जो स्कूल जा रही हैं उनकी यूनिफॉर्म्स, सर ये पैरामीटर्स हैं सोसाइटी की प्रोस्पेरिटी को नापने के। सर, बिहार ने वाकई पिछले 20 सालों में वाकई तरक्की की है, और नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड कि असली विकास कहते किसे हैं। आज मैंने एक लड़के से पूछा, है गांव में बिजली कितनी आती है? गांव तक पक्की सड़क है? बोला हमारे गांव, मेरे घर तक पक्की सड़क है और हमारे यहाँ 20-22 घंटे बिजली आती है। मैंने कहा यार यूपी में तो सिर्फ 18 घंटे आती है। बोले नहीं, बिजली कोई इशू नहीं है। मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर? बोला ना, लॉ एंड ऑर्डर का कोई हमको छू नहीं सकता। रात को 12 बजे तक लड़कियां बाजारों में, सड़कों पे रात 12 बजे तक दिखाई देती हैं शहरों में।
तो सर बिहार पहले को 5 बजे के बाद वाकई नहीं दिखती थी कोई, पहले लड़कियां 5 छोड़िए, बजे कोई के बाद नहीं दिखता था, दिखती थी, कोई नहीं दिखता था, लड़कियां छोड़िए। आदमी नहीं दिखते थे। हम्म, तो सर लोग वाकई बिहार ने तरक्की की है और वो दिखाई देती है। जब प्रोस्पेरिटी दिखाई भी देने लग जाए ना, तब इसका मतलब नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड और बिहार के लोग वापस वो अंधेरे अंधकार के युग में नहीं जाना चाहेंगे। जी अवनीश भाई। जी जी सर देखिए, बाबा जी ने अभी जो कहा ना कि उन्हें जो उनके पैमाने हैं प्रॉस्परस होने के और उसको नापने के, उसके हिसाब से बिहार उनको बदलता हुआ देख रहा है। यही स्थिति कमोबेश सारे प्रदेशों के ग्रामीण अंचल की स्थिति है पिछले 10-11 सालों में। कारण ये सर कि राष्ट्रीय स्तर पर जो योजनाएं बनी हैं, आप उसका नहीं, नहीं, अवनीश इम्प्लीमेंटेशन भाई, आपको ग्राउंड पे मिला है। अवनीश भाई प्लीज सॉरी सर, मेरा एक पैरामीटर और है। गांव की सड़कों पे जब आप चल रहे हैं तो गांव की सड़क के किनारे मानव मल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबसे बड़ा पैरामीटर। सर वो तो 2014 से ही समाप्त हो गया, उसके जिक्र कई बार हम लोगों ने कर लिया है। हाँ, इसमें देखिए होता क्या है बाबा जी, आप अभी गए, आपको दिख रहा है कि मकान, ये ऐसा केवल बिहार के संदर्भ में नहीं है। आप ये उत्तर प्रदेश, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे जो सेंट्रल यूपी हो, चाहे उसके बाद वेस्टर्न यूपी, आप वहां भी देख लीजिए, ये आप उड़ीसा देख लीजिए, आप बाकी प्रदेशों में देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी है। अच्छा, गाड़ियां अच्छी, मकान अच्छे बन रहे हैं, इसका मतलब कि उस मकान का उपभोग करने वाले वहां जा रहे हैं, रह रहे हैं, तभी तो। अब यहां पर क्या चीज पॉइंट करती है, यहां पर माने ये करती है कि कनेक्टिविटी है कि नहीं, सड़कें हैं कि नहीं। और पिछले 11 सालों में कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर पर सड़कों का निर्माण, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे लिंक रोड हो, और उसके अलावा जो ग्रामीण सड़कें, इन पर बहुत काम हुआ है। और जैसा हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कहते हैं कि कहीं भी विकास करना हो आप सड़क पहुंचा दो, बाकी चीजें अपने आप पहुंच जाती हैं। तो साहब जब सड़क पहुंच गई, अब स्थिति मैं आपको उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल या पूरे उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश के आप किसी शहर की स्थिति देख लीजिए। अगर स्थिति ये होती थी कि जिला मुख्यालय से जो गांव 30, 40, 50 किलोमीटर है, तो वो परिवार या नौकरी करने वाला उस शहर में एक कमरे का किराए का मकान लेकर रहने पर मजबूर होता था। क्यों? क्योंकि उसे रोज 2 घंटा ट्रेवलिंग करना और रोज 2 घंटा नहीं। आज ये स्थिति बदल चुकी है। आज जिला मुख्यालय, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे गोरखपुर हो, इवन पटना हो, आप वहां पर नोटिस कीजिएगा और ये पता लगाने का प्रयास कीजिएगा कि अब इन शहरों में डेली काम करने वाले, चाहे नौकरी पे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वहां पे व्यापार बिजनेस करने वाले हो, वो कितने किलोमीटर दूर से अपनी मोटरसाइकिल हाँकते हैं, आते हैं, दिन भर काम करते हैं, वापस चले जाते हैं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर, लूट और छिनैती और डकैती नहीं होगी। और दूसरा, सड़कों की अच्छी स्थिति, वो फर्राटा भरते हैं और आराम से अपने बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए वो कमाने वाले लोग जो अर्न कर रहे हैं, वो पैसा वो गांव में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तब आपको सुंदर अच्छे मकान दिख रहे हैं और सारी चीजें दिख रही हैं। इसमें सहायक क्या हो रहा है? इसमें सहायक हो रहा है बिजली, इसमें सहायक हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर, इसमें सहायक हो रही हैं सड़कें, इसमें सहायक हो रही हैं उन सड़कों का साफ होना। क्यों आपको दिखाई दे रहा है? जैसा अभी आपने कहा, ये 2014 में जब एक आदमी प्रधानमंत्री बनके और घर घर शौचालय बनवाता है राष्ट्रीय स्तर पर। एक उदाहरण आपको देता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपना गृह जनपद, जो कि बिहार से भी लगा हुआ है, जापानी इंसेफेलाइटिस की समस्या सर 3.5 दशक की समस्या, न किसी आविष्कारी टीके का खोज हुआ, न ऐसा कोई उसके पीछे लंबा ड्राइव चला। लेकिन आज स्थिति है, अगर डॉक्टर कफील एपिसोड सबको याद हो 2017-18 में, जब नए नए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई थी, कितना बड़ा कांड था। हजारों बच्चे मरते थे हर सीजन में, नेपाल के, बिहार के तमाम जिलों के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के। लेकिन आज वो आंकड़ा 0 है। क्यों? केवल और केवल एक वजह, खुले में शौच बंद, ड्रिंकिंग वाटर का साफ हो जाना, ओवरऑल सफाई का लेवल बढ़ जाना, इतने मात्र हुए हैं, जो कि वहां के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चलाया भी नहीं गया। ये जब सघन रूप से पूरी जगह हुआ तो उसका अचीवमेंट ये हुआ कि आज जापानी इंसेफेलाइटिस से मरने वालों की संख्या 0 है।
तो ये स्थिति, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑलमोस्ट पूरे भारत में नेशनल लेवल पर बढ़ी है और इसका नतीजा आपको नरेंद्र मोदी के इलेक्शन में दिखाई भी देता। हाँ, कुछ झटके लगते हैं। उत्तर प्रदेश में भी झटके लगते थे। दिल्ली में झटके नहीं लगे, आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार जब तक थी तब तक बहुत सारी केंद्र की योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू नहीं थी। वेस्ट बंगाल चले जाइए, आज भी आपको स्वास्थ्य की, सड़कों की और ये तमाम चीजें आपको वहां पर दिखाई देंगी। तो सवाल यह है कि यही मैं कहता हूं बार बार कि वो डबल इंजन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी लोगों के गले इसीलिए उतर रहा है। तो निश्चित तौर पर बिहार ही नहीं, उसके अलावा बाकी एक नेशनल लेवल पर ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसका नतीजा बिहार में भी आपको दिख रहा है। और यही स्थिति आती है कि जब नीतीश बाबू पलटी मार के उधर चले जाते थे तो मामला गड़बड़ा जाता था। नीतीश कुमार जी इधर आ गए और इसीलिए मुझे लग रहा है नीतीश को, हमारे यहाँ लोक में एक कहावत है ना सर, कि आदमी वही सफल माना जाता है जिसकी बुढ़ौती कायदे से बीते। जिसकी बुढ़ौती खराब, उसका जीवन खराब। नीतीश कुमार जी ने, मुझे लगता है कि ये डिकोड कर लिया है और अपनी राजनीतिक वृद्धापन जो है वो एक अच्छी जगह बिताने की अब तैयारी कर रहे हैं। आज बड़े मजे की बात हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये 1,60,000 ये BLAs हैं और आज तक केवल 2 रिक्वेस्ट जो है वो फाइल हुई है करेक्शन की, और ये सारे लोग अगर पर डे 10 भी करते तो जितने भी हैं उनका सबका वेरिफिकेशन हो जाता। ये लोग क्या कर रहे थे? बीजेपी वालों को सबसे पहले तो अपने बेलनों कान खींचना चाहिए कि भैया तुम लोग क्या कर रहे थे। 1,60,80,000 में वो भी तो शामिल है सर। इसीलिए तो बाबा जी कह रहे हैं कि मैंने बाबा जी से अभी ऑफ कैमरा पूछा, जब हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे थे, कि बाबा जी ये बताइए वहां पर माहौल है इलेक्शन का कुछ? क्योंकि मीडिया में या राहुल गांधी का जो फिल्म एक बन रही है, आगे आगे कैमरा चल रहा है और बिल्कुल बारिश में भीगते राहुल गांधी, फलाने करते राहुल गांधी, ढिकाने करते राहुल गांधी। हालांकि ये यात्रा जो है पता नहीं ड्राइवर क्या खा पी के चला रहे हैं गाड़ियां। 2 FIR भी हो गई है सर, 2 बार अब तक करीब 3 या 4 पुलिस के सिपाहियों को और 3-4 आम पब्लिक को ये गाड़ियां चढ़ा दे रहे हैं। तो अब तो ये भी एक उम्मीद हो सकती है कि अगर उस पर एक्शन ले लिया बिहार पुलिस ने तो इनकी यात्रा पर भी संकट आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नीतीश बाबू ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि ये आदमी की जेब में तो विक्टिम कार्ड रहेगा, ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। अब यात्रा से तो फायदा हो रहा है ना नीतीश बाबू को। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि वो रोकेंगे। वो तो कहेंगे तो 4 और तुम उपद्रव करो। और एक चीज और है सर, उत्तर प्रदेश के लिहाज में कहा जाता था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी के अंदर गुंडा। मुख्यमंत्री जी हाउस के अंदर कह चुके हैं, बाहर भी कह चुके हैं कि लाल टोपी का मतलब गुंडा। बिहार में यही स्थिति आरजेडी की है। अरे चुनाव अभी दूर है, आप जितने मौके दोगे सड़क पर उतरने की, उतने ज्यादा वो अपने तरीके ही प्रदर्शित करेंगे सड़कों पर। जिस दिन इनकी रैली कहीं से निकल रही थी, उस दिन एक महिला अपने कामकाज के लिए स्कूटी से जा रही थी, पकड़ के उसको पीट दिया। अब आप ये बताएं, ये घटना आज सोशल मीडिया का दौर है, फैलती नहीं है? बिहार बंद जब किया था आरजेडी ने, किस किस तरह की, तो लोगों को अभी जो बाबा जी कह रहे थे कि यहाँ का यूथ बिल्कुल जान रहा है कि जंगल राज का मतलब क्या है, ये इन बता रहे हैं। राहुल गांधी सड़क पर उतर के वो अवसर दे रहे हैं जंगल राज को फिर से याद कराने का। और एक चीज और सर अंत में कहूंगा, बिहार बहुत पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट है। वहां ग्राम पंचायत प्रधानी के इलेक्शन तक में जो गजब की चाणक्य नीति अप्लाई की जाती है और सोची समझी जाती है कि क्या ही कहना। वहां पर आप वोट चोरी का कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं। वहां एक एक वोटर का रेशा रेशा गिन के लिख के बैठा रहता है आदमी। आप ऐसे समाज में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा वोट चोरी हो जाएगा। मुझे शक है सर, राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाई जाए, दौड़ा लेगी भीड़ इनको। जी हाँ, बात बड़ी विचित्र सी थी ही, बिल्कुल बात सही है। और उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है साहब? सर उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर पहले तो खाली चलने का खर्चा वसूल करता था। चलने का खर्चा ये कि कोई अवैध इमारत, अवैध अतिक्रमण अगर उन्होंने ढहाया
तो उसका खर्चा जो है बिल थमा आते थे कि भैया इतना बुलडोजर का खर्चा दे दो। अब सर बुलडोजर सैकड़ों करोड़ कमाने लगा है बाबा जी का। अच्छा, जी ऐसे हाँ, कैसे? और वो भी सर नेहरू जी के जमाने की बदमाशियों को उजागर करने के बाद। अब ये अद्भुत संयोग है, बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी से बहुत एक हमारा प्रमुख इंडस्ट्रियल शहर जिसको कम्युनिस्टों ने बर्बाद कर दिया, कानपुर। कानपुर में मरे कंपनी जो कि कंटोनमेंट एरिया है और बहुत प्राइम लोकेशन है कानपुर में, मरे कंपनी का इलाका। मरे कंपनी में 1947 46-47 में कंटोनमेंट की बेशकीमती जमीन लीज पर दी गई एक ग्रुप को, जो कि एक व्यापारिक ग्रुप था। चूंकि वो सलाहियत का ग्रुप था, अच्छा ग्रुप था, ईमानदार लोग थे। अब से लगभग 41-42 साल पहले जब उन्होंने कानपुर से अपना व्यापार समेटा, तो उन्होंने ईमानदारी से गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख दी कि साहब ये जो आपने हमें लीज किया था, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमने सारा लीज अमाउंट वगैरह आपका वो किया हुआ है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये जमीन आप वापस ले लो। और वहां से उन्होंने वाइंड अप किया और चले गए। उसके बाद वहां पर सर 40-41 साल पहले सरकार उत्तर प्रदेश में किन की थी? कांग्रेस की सरकार है। उस जमीन को मिर्जा टेनरीज ने न सिर्फ कब्जाया बल्कि उसको बाकायदे संतृप्त कर दिया गया उस जमीन से। न उनके पास कोई कागज, न कोई पत्तर, न वो मूल लीज करता, लीज होल्डर। बाबा जी ने वो कागज निकलवाया, उसको जांच करवाई। हालांकि स्टे एक लेके रखे हुए हैं हाई कोर्ट का और अभी अगले महीने तारीख थी, लेकिन बाबा जी ने कहा भाई सेना की जमीन है तो सेना जी आप आइए। तो सेना जी मौके पर पहुंचे हुए थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची और कोई लीगैलिटी अगर वहां पर सवाल खड़ा होता है तो अटॉर्नी जनरल साहब को उन्होंने खड़ा किया, वकीलों को पूरी फौज खड़ा की, बुलडोजर चला। मिर्जा टेनरी और हीरा पन्ना रेस्टोरेंट, अब लोग दर्शक आप सोचिए, हीरा पन्ना, हिंदुस्तान वहीकल, ये सब नाम किसके होते हैं? और मिर्जा टेनरी तो बिल्कुल मिर्जा टेनरी है। तो उस पर उन्होंने बुलडोजर चलाया, जमीन मुक्त कराई और जमीन सेना को वापस की। उसकी जो कीमत है, लोग बाजार की वाली कीमत तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन ऑन पेपर 144 करोड़ रुपए की जमीन योगी बाबा ने एक वर्किंग आवर में 8 घंटे में मुक्त करा के मोदी जी के पूल में कंट्रीब्यूट कर दिया, सेना को वापस दे दिया। तो उत्तर प्रदेश से सर सबसे ताजा यही है, बुलडोजर अभी भी चल रहा है, शानदार, अब करोड़ों कमा रहा है सर। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है सर यूपी के बारे में, क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से हिमाचल और पंजाब में था, कई महीनों के बाद वापस यूपी गांव में आया हूं सर। अखिलेश ठीक वही गलती दोहरा रहे हैं जो ये 17 में इन्होंने दोहराई थी। सड़क पे बड़े बड़े होर्डिंग समाजवादियों के, जिसमें भवदीय भंटू यादव, संटू यादव, झंटू यादव, ये इस प्रकार के यादवों के बड़े बड़े होर्डिंग सड़कों पे दिखाई दिए आज मुझे। तो इसका अन्य जातियों में बहुत बुरा असर होता है और अखिलेश को आज तक पता नहीं ये क्यों नहीं समझ में आया कि जब यादव जी लोग समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के रूप में बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं तो इससे अन्य ओबीसी जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़ना भी चाहते हैं वो ठिठक जाते हैं, अरे यार। और समाज में आप अवनीश जी ने कहा ना, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसके अंदर गुंडा, और लाल टोपी लगाए हुए व्यक्ति गुंडागर्दी का प्रतीक होता है जिस गाड़ी पर। तो सर लोग इस सपा के झंडे से बहुत आतंकित, आशंकित रहते हैं। अखिलेश यादव इस गलती को दोबारा दोहरा रहे हैं, ये मैंने यूपी में देखा है। जितना लोग अखिलेश यादव के कार्यकर्ता, सर यही सेम गलती हुड्डा के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में दोहराई थी। मैंने कहा था हुड्डा का कार्यकर्ता सड़क पर जितना ज्यादा सक्रिय दिखाई देगा उतना ज्यादा वोट का नुकसान करेगा। उसी तरह अखिलेश का कार्यकर्ता जितना ज्यादा सड़क पे दिखाई देगा, जितना उसका होर्डिंग दिखाई देगा, जितना उसकी गाड़ी पे साइकिल का झंडा दिखाई देगा, आम जनता उतनी ही आतंकित होगी।
क्योंकि इनको गुंडागर्दी का पर्याय माना जाता है। अखिलेश वही गलती दोबारा दोहरा रहे हैं। जी अवनीश जी। बाबा जी पर मैं एक आरोप लगा रहा हूं सर। ये बार बार तब से कह रहे हैं कि अखिलेश जी वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं। ये अखिलेश जी के इतने हित चिंतक क्यों हैं? उन्हें गलती दोहराने क्यों नहीं दे रहे आप? हमें दोहराने देना चाहिए भाई। वो पिछली बार भी जब उन्होंने नारा लगाया था ना, आ रहे हैं अखिलेश, तो लोगों में हाँ भय हाँ पैदा हो हाँ, गया था। लोगों ने कहा कि ये बता रहे हो या धमका रहे हो। चीखें निकल गई सर लोगों की, अरे बाप आ रहा है अखिलेश। ये सर सेम भाव थिंग बदल हैपेंड गया इन था। हरियाणा। सर संजय सर आप याद कीजिए मैंने क्या कहा था। लोगों ने हरियाणा में कहा कि आ गई गुंडों की सरकार। अब बिहार में भी यही हो रहा है। मैंने कहा तो ये जितना अच्छा मौका बिहार देंगे में भी सड़क पर सेम उतरने यही है का। कि तेजस्वी आए, लालू आए, मतलब गुंडे आए। और ये पूजा पाल कांड का क्या असर पड़ेगा? सर पूजा पाल एपिसोड का असर दो तरीके से हो रहा है। एक तो सपा का जो कैरेक्टर विशेषता है, जो इस तरह की महिलाओं का लेके, यहां तक कि चुनाव सभा के दौरान डिंपल जी से भी बदतमीजियां कर चुके हैं। तो एक तो ये चरित्र इन टोटेलिटी दिखाता है। दूसरा, अगर आप इसको देखिएगा पॉलिटिकली, तो पूजा पाल भाई, उनके हस्बैंड जो हैं वो बसपा के सिटिंग एमएलए थे जब उनकी हत्या हुई थी राजू पाल की। उसके बाद जो पहला चुनाव बाई इलेक्शन, मायावती जी ने पूजा पाल को ही टिकट दिया। और आप क्रूरता देखिए मुलायम सिंह की और सपा की उस समय, कि इसी अतीक का भाई जो अशरफ, जो अतीक के साथ मारा गया, वही उसका मुख्य अभियुक्त था उस घटना का, उस हत्याकांड का। और उसी को मुलायम सिंह ने उस बाई इलेक्शन में पूजा पाल के खिलाफ टिकट देके न सिर्फ लड़ाया बल्कि जितवा लिया। पति के मौत के बाद भी पूजा पाल पहला इलेक्शन हार गई थी। उसके बाद चूंकि वो आइडियोलॉजी थी, बीजेपी में उनका अलग हिसाब किताब था, वहां फिर वो सपा में गई। और जो उनकी शादी वादी को लेके पूरा प्लान, तो वो अब इन्होंने एक ऐसा मौका दे दिया। और सर ये बताइए, पूजा पाल ने अपने पति की हत्यारे को जो सजा मिली, नैसर्गिक सजा मिली, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो दोनों को योगी जी ने गोली मरवाई थी, भाई वो तो कोई स्ट्रेंजर मार के चला गया, वो अपना जांच वांच हो रही है। तो इसका असर एक बार फिर जो सपाई गुंडे वाली छवि, दूसरा हत्यारों और अपराधियों को संरक्षण देने वाली जो छवि है, वो और मजबूत हुई है। और उसी के साथ साथ महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार न करने वाली, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण नहीं बनाने के लिए जो एक टैगिंग है सपा की, वो और मजबूत हुई है। रही बात मिलने की, तो मुख्यमंत्री जी तो सबसे मिलते हैं, वो तो अपर्णा जी से भी मिलते हैं, वो तो शिवपाल जी से भी मिलते हैं। और मिलने जुलने का क्या करिएगा सर, प्रियंका वाड्रा जी नड्डा जी से मिली आई, तो ये तो नई रवायत है। एक और डेवलपमेंट हुई है सर, आप लोगों ने उस पर पता नहीं गौर फरमाया कि नहीं फरमाया। एक है पहले वो मौलाना था, वो डिंपल जी के लिए अपशब्द बोल गया था, तो उस पर किसी सपाई का बोल नहीं फूटा, मतलब जीभ को लकवा मार गया। वही सपाई जब पूजा पाल को गरिया रहे थे तो कर उसमें 2-4 पे मुकदमे हो गए। सर स्वरा भास्कर ने किसी इंटरव्यू में कह दिया है कि हम लोग तो बाय नेचर बाइसेक्सुअल होते हैं। तो उसने बोला कि अभी आपका लेटेस्ट क्रश कौन है? तो वो कहते हैं कि मैं अभी डिंपल जी से डिंपल यादव। तो अब सर ये जो है बाबा जी, लेकिन इस पूरे एपिसोड में मेरी संवेदना स्वरा भास्कर के जो वो भाईजान है, जो बाद में सिर्फ जान रह गए, उनके साथ जी। तो सर कहने का मतलब है कि पता नहीं क्यों ये जितने भी लंपट तत्व हैं सपा के, इनके निशाने पे पता नहीं क्यों डिंपल बेचारी जो है इतनी सौम्य सुशील वो लड़की है। और ये परंतु उसकी रक्षा, उसकी इज्जत की लड़ाई लड़ने के लिए एक भी सपाई मैदान में उतरता हुआ नहीं देखा मैंने। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है।
आप जब फिर वो सपाइयों बेचारी की चिंता कभी कर रहे हैं जब बाबा वो जी। प्रचार मेरा करने जाती है तो इनके जो गुंडे हैं वो उसको तरह तरीके से छेड़ते हैं। एक बार तो एक गुंडे ने बकायदा ऐसे माला खींच के मारी, वो सीधे उसके गले में पड़ गई, ऐसा कुछ हुआ था। इलाहाबाद के प्रयागराज के एक कार्यक्रम में डिम्पल को बकायदा ये धमकी देने तक है, भैया धमकी को देने बता में दूंगी, भैया से कहूंगी, बिल्कुल। भैया से कह भैया से दूंगी। कहोगे। भैया तो क्या करेंगे, डिम्पल का कोई कुछ कह ले, भैया तो बोलते ही नहीं। हाँ, ये तो आप देखिए ना भाई, डिम्पल की भाई रक्षा करना। उस मौलाना ने क्या क्या नहीं कह दिया डिम्पल को, क्या क्या नहीं कहा, बोलेंगे बिल्कुल। भैया ने क्या भैया कर और ने दिया? बल्कि आप सोचिए सर, भारतीय जो हमारा सनातनी परिवेश, जो वेश है, साड़ी में ही तो थी, सलीके की तरह थी। हाँ, और मैं तो बिल्कुल। साधुवाद दूंगा, बहुत सारे राष्ट्रवादियों को आपत्ति थी कि भाजपा के सांसद और महिला सांसद क्यों इसके खिलाफ खड़े हो गए। बिल्कुल साहब, भारतीय परिधान साड़ी में वो महिला थी, किसी नहीं, दूसरी पार्टी से आइडियोलॉजी अलग है, राजनीतिक विरोध है, इसका क्या मतलब है? वो नंगी औरत, आप कह देंगे अवनीश भाई, भारतीय परिधान साड़ी पहने हुए। अवनीश भाई, हम वो कहानी भूले नहीं है जब शिवाजी के सैनिक जो है किसी बिल्कुल को उठा लाए थे तो उसको अपनी बिल्कुल बेटी की तरह अपने दरबार से विदा किया था शिवाजी ने। बिल्कुल बिल्कुल गौहर साहब, हम गौहर राणा बाजा। और शिवा की संतानें हैं। हम ये बिल्कुल साहब, बेटियों के बारे में हम ये नहीं सोचते कि किसकी बेटी है, बेटी पूरे समाज की होती है। तो इसीलिए तो डिम्पल की इज्जत की रक्षा के लिए हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अगर सपाई नहीं बिल्कुल आ सर, रहे तो ये उनकी समस्या है, हम तो आएंगे। शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए इस बात पे। और बिल्कुल। यही सब चीजें हैं सर, आपने कहा ना कि मुझे तो इस लगता घटना का है क्या कि फर्क पड़ना सपाइयों को तो जी। अगर ये कह दिया जाए कि भैया हम वोट जब तब देंगे जब तुम अपने बहू बेटियां हमारे घर भेजोगे, तो वो भी कर देंगे वो लोग। हे ईश्वर, स्थिति यही है सर, मानसिक विपन्नता की स्थिति यही है, आप जो कह रहे सपाइयों हैं। की हालत तो यही है, सही पूछे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को, अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, नमस्कार।